वेलकम फ्रेंड्स। अब हमारा लास्ट और चौथा पार्ट जो है वो इस चैप्टर का चैप्टर 13 जो है हमारे कोर्स का, उसमें जीएसटी प्रैक्टिशनर ए पिलर ऑफ कंप्लायंस फैसिलिटेशन। इसमें हमने पहले जीएसटी प्रैक्टिशनर का कंसेप्ट समझा, उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसकी बात की हमने। उसके बाद जो है वो हमने किन कामों के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज किया जा सकता है इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की कि एक जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकती है या एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, आप किसी के सामने पेश हो सकते हैं। तो दोनों में कोई फ़र्क है क्या? तो फिर हमने देखा कि हाँ, फ़र्क है। सेक्शन 116 है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, जिसमें जीएसटी प्रैक्टिशनर भी कोई चीज़ है जो पेश होगी, लेकिन उसकी क्या जिम्मेवारी है, कहाँ पे एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप किसी को भेज सकते हैं, कहाँ पे आपको खुद जाना होगा, इस तरह की चीज़ें हमने जो है वो सारी इसमें पढ़ी। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पढ़ा कि ये जो है सेक्शन 116 में इसके बारे में बताया गया कि जो उसकी डेफिनेशन ही ये है कि जो 116 में है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब हम आते हैं इसके और जो लास्ट हमारा जो पड़ाव है इसका, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसकी एलिजिबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन राइट्स क्या हैं। तो पहली बात ये, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर की हमने शुरू पढ़ी थी, क्या क्वालिफिकेशन चार बेसिक थी कि सिटीजन होना चाहिए वगैरह वगैरह। और उसके बाद कुछ क्वालिफिकेशंस थी जो वर्क एक्सपीरियंस या एनरोलमेंट या एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जैसे जुड़ी हुई चीज़ें थी। बाकी और प्रोसीजर हमने पढ़ा, लेकिन अब रिप्रेजेंटेटिव जो है 116 में वो किस किस को मानते हैं, कौन कौन हो सकता है। पहला तो ये है कि किसी का भी इससे टैक्स पेयर का रिलेटिव या एम्प्लॉय वो हो सकता है, और इनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। इसमें कोई क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड नहीं है कि कब डिस्क्वालीफाई होंगे, लेकिन बाकी लोग होंगे। एडवोकेट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 116 किसी भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में, या केस कोई अपीलेट या ट्रिब्यूनल उस लेवल तक। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लायक हम मीन बार बार कोर्स का मेंबर होगा तभी तो बार काउंसिल का। तो इसमें मस्ट नॉट बी डिबार्ड टू प्रैक्टिस, तो उसमें बार काउंसिल की तरफ से कोई डिबार ना किया गया उसको। दूसरा, सीए, सीएमए एंड सीएस, ये प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, मतलब एनरोलमेंट होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की अपनी। और बार इनको भी डिबार नहीं किया होना चाहिए। कई बार होता है इंस्टीट्यूशन गजट में निकालते हैं इस नोटिफिकेशन की, इनको इतने समय के लिए डिबार किया जाता है। अब आते हैं रिटायर्ड ऑफिसर। तो रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो स्टेट के या सेंटर के गस्टेड पोस्ट पे जो कम से कम जिन्होंने 2 साल काम किया हो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी है पोस्ट रिटायरमेंट, जिसमें वो रिप्रेजेंटेशनल नहीं सर्विस दे सकते किसी को। अब आते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर, जो हमारे 48 में और सेक्शन 48 और रूल 83 वाले जो थे, 84 तक जिनकी बात हमने महिमा मंडन किया जिनका। तो अब ये भी ये रिप्रेजेंटेशन की सर्विस दे सकते हैं, और मस्ट अनरोल बी एज जीएसटी प्रैक्टिशनर अंडर 83। तो इनको 83 में एनरोलमेंट इनकी होनी चाहिए, और ऑथराइज्ड बाय द कंसर्न्ड पर्सन। कंसर्न्ड पर्सन के ऑथराइजेशन भी चाहिए, PCT 05 और उसमें वो तो है ही किन कामों के लिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे वो होता है ना कि आपको पावर ऑफ उसकी जो रिप्रेजेंटेशन की देनी होती है, तो वो एक प्रोफार्मा होता है जिसमें वो सबमिट होती है साथ में। क्योंकि ये एज जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं है, ये एज रिप्रेजेंटेटिव है। जीएसटी प्रैक्टिशनर आप हैं दैट क्वालिफाइज यू टू बी रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। तो जो 116(3) क्या कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करता है। ऑथराइज कब डिस्क्वालीफाई होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट कब होगा, जब डिसमिसल या रिमूवल फ्रॉम सर्विस उसका हुआ, तो वो नहीं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता।
चाहे उसने 10 साल सर्विस की हो, लेकिन अल्टीमेटली निकला कैसे? डिसमिसल से या रिमूवल से। और who has been ever convicted under GST और existing law और टैक्स लॉ सेंटर और स्टेट, वो भी नहीं हो सकता। कोई बंदा जिसको कन्विक्शन हुई हो जीएसटी के लॉ में या पिछले जो कानून थे हमारे वैट में या सेल टैक्स, इसमें सर्विस टैक्स या सेंट्रल एक्साइज में, वो भी नहीं हो सकते। और किसी अथॉरिटी ने अगर उसको मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी पाया है तो वो व्यक्ति भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और या एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट। लेकिन इसके साथ क्या है? अनटिल रिजॉल्व मींस इंसॉल्वेंसी अगर कुछ टाइम के लिए थी तो उस समय तक तो वो इनकम, वो उसका डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन उसके बाद वो क्वालिफाइड है। लेकिन एबीसी में जो दिया हुआ है वो फॉर एवर है। ये जो तीन है ये फॉर एवर है, ये टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। तो इसका पीरियड ऑफ इंसॉल्वेंसी में डिस्क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज बाकियों की परमानेंट है। अगर ये कर दिया तो फिर बिक गए, फिर कुछ नहीं है। तो 116(4) डीम्ड डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट में अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया, यूटी जीएसटी में कर दिया, तो वो सीजीएसटी के लिए भी डीम्ड है। ऐसे ही प्रोविजन वहां लिखे हुए हैं। और यूटी में तो 116 वैसे ही लगता है, सीजीएसटी का सेक्शन 21 है यूटी जीएसटी का। वो ये कह रहा है कि क्योंकि उसने बहुत बड़ा नहीं बनाया ना, उसको यूटीजीएसटी को बहुत बड़ा नहीं बनाया, आईजीएसटी को बहुत बड़ा नहीं बनाया, तो उसमें सेक्शन 20 कहता है कि सीजीएसटी के सारे प्रोविजन इन इन चीज़ों के बारे में आईजीएसटी में लगेंगे, ऐसे यूटीजीएसटी में लगेंगे। लेकिन स्टेट के अलग हैं। तो स्टेट वाले ने कहा कि जो सीजीएसटी में अगर मान लो कि डिस्क्वालीफाई हो गया तो मेरे लिए भी हो गया। यूटी में, स्टेट में या सीजीएसटी कहीं डिस्क्वालीफाई होगा तो सब जगह डिस्क्वालीफाइड है। अब जीएसटीपी और सीए और सीएमए क्या इक्वल हो गए? क्योंकि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो सीए, सीएमए और सीएस ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक था ई में आके था कि जीएसटी प्रैक्टिशनर भी कर सकते हैं। तो क्या ये सीए हो गए, सीएस हो गए? इसको देखते हैं। तो अगर हम देखें तो 116(2) सी में है सीए, सीएमए, सीएस। ये कौन होता है? हु इज एनरोल्ड विद रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, अपने अपने इंस्टीट्यूट के साथ एनरोल्ड है। और 116(2) ई में क्या है? जीएसटी प्रैक्टिशनर। उसकी एक क्वालिफिकेशन क्या है? उसने फाइनल एग्जाम पास कर रखा है इन तीनों में से किसी का, सीए का, सीएमए का या सीएस का। एनरोलमेंट वहां जरूरी नहीं है। तो सीए, सीएमए, only a person who is enrolled as member of ICI, ICMAI और ICSI। Therefore, उनकी डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है अपने इंस्टीट्यूट के, रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के। मतलब अगर कुछ मिस डिस्क्वालीफाई करना है तो और कोई नहीं कर सकता, उनकी इंस्टीट्यूशन उनको निकाल देती है कुछ समय के लिए, या डिस्क्वालीफाई कर देती है, या कोई पेनल्टी या कुछ भी पनिशमेंट देनी है वो इंस्टीट्यूट देती है, जैसे वकील को बार काउंसिल देती है। और किसी ने फाइनल एग्जाम पास कर लिया तो वो सीए नहीं बन गया, वो सीएमए नहीं बन गया, वो सीएस नहीं बन गया इन लीगल सेंस। तो यहीं पे वो सारा जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअली ये बंदा जो इसने एग्जाम पास कर लेकिन मेंबर नहीं बना तो वो जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है, क्योंकि उसके लिए वो एक कंडीशन थी कि उसने फाइनल एग्जाम पास कर रखा है सीए का, सीएस का या सीएमए का, कॉस्ट अकाउंटेंट। अब सी जो है, जो ये सी था, सीए, सीएमए, तो ये नॉन मेंबर्स के ऊपर तो नहीं है। आपने एग्जाम कितना ही पास, आपने तीनों के कर रखे हो मान लो, कई लोग एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट के भी एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन मेंबरशिप किसकी है? मेंबरशिप किसी की भी नहीं है। तो आप प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, सीए तो नहीं है, मतलब सीए, सीएस या सीएमए आप नहीं है। तो अब जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है ई में? तो 83(1)(b) जो है वो कहता है कि
अगर वो पास्ट द फाइनल एग्जाम ऑफ सीए, सीएमए या सीएस, वो एक उसको क्वालिफाई करता है। अगर आपने फाइनल एग्जाम पास कर रखा है तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। मेंबरशिप लें ना लें, वो उसके लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए कोई वो जरूरत नहीं है आपको कि सीए ही होना हो तो अलग है, लेकिन ना होना आपका वहां पे जो है वो जरूरी नहीं है। तो अगर आप एनरोल नहीं है तो भी, आप मेंबर नहीं है तो भी आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, क्योंकि आपने फाइनल एग्जाम पास कर रखा है जो कि वहां पे क्वालिफिकेशन है। तो अब अगर आपने फाइनल एग्जाम पास कर रखा है और उसके बाद आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन भी आपका हो गया, एनरोलमेंट होगी आपकी, तो सेक्शन 116 2 ई में आपका वर्ड है, आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। तो अब ई जो है वो सेपरेट गेटवे है। ये है ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन के लिए सेपरेट गेटवे। मतलब सीए, सीएमए, सीएस, उनको सीधा दे कैन बी ऑथराइज्ड बाय एनी टैक्स पेयर टू रिप्रेजेंट देम, दे कैन। लेकिन फाइनल एग्जाम पास कर रखा है और तब आप सीए नहीं है, सीएमए नहीं है, सीएस नहीं है। लेकिन अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का एनरोलमेंट आपका हो जाता है, देन यू कैन रिप्रेजेंट। तो ए नॉन member CA, CMA, CS can appear under clause C. तो C, this means a non-member CA cannot appear under clause C. तो नॉन मेंबर है तो सी में नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं है और फाइनल एग्जाम, तो भी नहीं कर सकता, तो कर ही नहीं सकता। लेकिन फाइनल एग्जाम पास है और जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो कर सकता है एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज ही इज नॉट एनरोल्ड। तो ये सीए नहीं है, सीएस नहीं है, सीएमए नहीं है, बट सेम पर्सन कैन अपीयर अंडर ई, बिकॉज उसने जीएसटीपी की एनरोलमेंट ले रखी है रूल 83 की। तो इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फाइनल एग्जाम वाला मेंबर नहीं है तो प्रैक्टिशनर का एनरोलमेंट ले ले तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। लेकिन सीए, जो सीएस या सीए या सीएमए है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑथराइजेशन चाहिए। ऑथराइजेशन तो प्रैक्टिशनर को भी चाहिए। और जीएसटी पर्पसेस के लिए ही वो जो है वो जीएसटीपी इक्वल टू सीए, सीएमए है, रिप्रेजेंटेशनल सर्विस के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए नहीं है। जो सीए सर्टिफिकेट दे सकता है या कंपनी सेक्रेटरी कोई उसकी काम कर सकता है, वो फाइनल एग्जाम पास करने वाला नहीं कर सकता। तो रिप्रेजेंटेशनल राइट्स जो हैं वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के ये तो हैं जो 116 2 ई देता है। और रूल 184 भी इसको रीइंफोर्स करता है कि जीएसटीपी में अपीयर एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। वो मतलब वो कह रहा है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर आप तभी जाएंगे जब आप ऑथराइज होंगे, इस तरह की बात करता है। और फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की बात यहाँ पे होती है। तो सो फॉर जीएसटी प्रोसीडिंग्स, जीएसटीपी इवन इफ ओनली सीए, सीएमए, सीएस फाइनल एग्जाम पास किए हुआ वाला जो है तो वो तो भी उसको ही कैन बी रिप्रेजेंटेटिव। तो सेम रिप्रेजेंटेशनल राइट है जो सीए के हैं, सीएमए के हैं, सीएस के हैं। ठीक है। और ये फंक्शनल है, प्रोफेशनल नहीं है। ये जो डिफरेंस है फंक्शनल है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल सर्विस के लिए है। क्योंकि सीए, सीएमए, सीएस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 या कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट 1959 या कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर हैं, तो वो अलग हैं। तो वो इनकी इन इंस्टीट्यूशंस के डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंदर नहीं है जिसने फाइनल एग्जाम पास कर रखा है, अनटिल अनलेस ही गेट्स मेंबरशिप। तो वो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, स्टैट्यूटरी फंक्शंस नहीं कर सकता, और ही कैन रिप्रेजेंट बिफोर जीएसटी
अथॉरिटीज, मतलब एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो पेश हो सकता है अगर फाइनल एग्जाम पास है और जीएसटी प्रैक्टिशनर की एनरोलमेंट ले रखी है। लेकिन अगर वो मेंबर है तो उसको जीएसटी प्रैक्टिशनर होना कोई जरूरी नहीं है। तो कंक्लूडिंग नोट में हम क्या कह सकते हैं कि 48 सेक्शन जो है वो जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करता है, 83 से 84 जो है इसका स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, एनरोलमेंट की रेगुलेशन, फंक्शंस, ये सब हमने इसमें पढ़ा। और ये काम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को जो उनकी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। और सेक्शन 116 जो है वो टोटली काफी हद तक डिफरेंट है, वो रिप्रेजेंटेशनल है कि किसी अथॉरिटी के सामने पेश होके कोई चीज जो है वो अपना तथ्य, अपने अपना पक्ष रखना है। प्रैक्टिशनर पक्ष रखने के लिए नहीं जा रहा, जैसे किसी स्टेटमेंट में या रिटर्न में उन्होंने कहा जी ये कमियां हैं आपकी या ये गलत है, तो वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा है। तो वो एक अलग है, मतलब वो डे टू डे में, प्रैक्टिशनर डे टू डे में असिस्ट कर रहा है टैक्स पेयर को, और जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको लीगल, जब क्वासी जुडिशियल या उस तरह की प्रोसीडिंग्स में उसको असिस्ट कर रहा है। तो अब इसमें जो पर्सनल अपीयरेंस जहाँ पे आनी है, जहाँ पे किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है, सेक्शन 70 में उसको अगर सम्मन कर रखा है तो उसी को जाना होगा, उसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अनटिल अनलेस ऑफिसर ने लिखा हो सम्मन में कि सम्मन्स में अगर ये लिखा हुआ है कि यू कैन रिप्रेजेंट थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, देन ही कैन सेंड, कोई रिकॉर्ड भेजना है इस तरह से। तो ये जो सारा आर्किटेक्ट है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि प्रोसीजरल फैसिलिटेशन है लेकिन स्टेच्यूटरी अकाउंटेबिलिटी भी है। एक तरफ फैसिलिटेशन है, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है। तो इसमें जो वो एक टैक्स पेयर को प्रोफेशनल असिस्टेंस लेने के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, लेकिन साथ में क्या है कि आपको जो इन्वेस्टिगेटरी या टेस्टिमोनियल आपने कोई कोई एविडेंस देना है तो वो आपको खुद आके देना होगा। और सारे फ्रेमवर्क में क्या है कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो असिस्ट तो कर रहा है लेकिन ओवरऑल जिम्मेवारी किसकी है, वो टैक्स पेयर की है। और जो आपका ये जो सारा फ्रेमवर्क, इसमें कंप्लायंस, इंटीग्रिटी, रिप्रेजेंटेशनल डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक सिस्टेमिक ट्रस्ट, और ये सारा एडजुडिकेटरी प्रोसेस में, मतलब जो जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो डे टू डे में भी काम करता है, लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपको रिप्रेजेंटेशनल, जो एडजुडिकेटरी या अपीलेट प्रोसीडिंग्स है वहां पे आपको रिप्रेजेंट करता है, मतलब टैक्स पेयर को। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, ना सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी या किसी प्रोफेशनल के, बल्कि किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए, या जिसने एमकॉम कर रखा है, एमबीए कर रखा है उनके लिए ये, या लॉ कर रखा है उनके लिए, एक जीएसटी में एक अच्छे कैरियर की शुरुआत एज प्रैक्टिशनर करने के लिए ये बहुत अच्छा आपको एक इंफॉर्मेशन है, जो आप इसको एज कैरियर भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले उसमें टॉपिक के लिए। तो सी यू अगेन। तब तक आप इसको सोचिए कि आपने जीएसटी को अपने एक कैरियर के रूप में लेना है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा आपको पढ़ते रहना होगा, समझते रहना होगा, और प्रैक्टिस भी करनी, क्योंकि जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए एक एडवांटेज ये है कि वो जीएसटी टैक्स पेयर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो वो जब काम करते हैं आप, यू लर्न बाय डूइंग। सो you can think of this option as your career also. Or thank you very much. See you again.